दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आत्मकथित कविता का भावार्थ आपको बताएंगे। तो यदि आप छात्र हैं तो ये वीडियो आपके काम का है, और यदि आप पढ़ाते हैं अध्यापक के रूप में हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है, और यदि आप कविता का अर्थ जानना चाहते हैं, कविता प्रेमी हैं, तो भी ये वीडियो आपके काम का है, आप देख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले इसकी कविता को मैं थोड़ा सा क्योंकि कविता गायन के लिए है, गा करके आपको बता देता हूँ। मधुप गुनगुना कर कहे जाता कौन कहानी ये है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपूलों की मत वाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथि की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सो ये है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सो ये है मेरी मौन व्यथा। दोस्तों वास्तव में एक पत्रिका निकल रही थी, ये आपने इसमें कविता के सार में पढ़ लिया होगा। हंस पत्रिका को निकलना था, तो उस पत्रिका के लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी से लेख मांगा था, कविता मांगी थी कोई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के बहुत स्तंभों में से एक हैं। छायावादी युग में जो चार लोग उसके मुख्य माने जाते हैं, उसमें मुख्य हैं प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो उसी समय उन्होंने कविता लिखी थी। आइए इसका भावार्थ आपको बता देते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। मधुप माने मन रूपी भंवरा। मन रूपी भंवरा गुनगुना करके किस प्रकार से अपनी यह कहानी कह जाता है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो कवि कहता है कि देखिए बहुत सारी मुरझा करके बहुत सारी पत्तियां नीचे गिर रही हैं,
और बहुत घनी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर रही हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार पत्तियां अपने पेड़ को छोड़ करके नीचे गिर रही हैं, उसी प्रकार बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़ करके यहाँ से विदा हो रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कहता है इस गंभीर अनंत नीलिमा, जो अनंत आकाश है, जो बहुत ही गंभीर माने बहुत बड़ा है, इसके नीचे असंख्य जीवन इतिहास, बहुत सारे लोगों के जीवन का इतिहास छिपा हुआ है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और देखो कितने लोग हैं जो अपना मलिन उपहास करते रहते हैं, अपना ही व्यंग उड़ाते रहते हैं। कैसे उड़ाते रहते हैं अपना व्यंग? कि लोग क्या है कि अपने बारे में, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग आपके पास जो रह रहे हो आपके बारे में जानते हैं, तो अगर आप अपना इतिहास बता रहे हैं और सही बातें नहीं बताएंगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए अगर जीवन में कुछ अच्छा है और हम अगर अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं तो हमें सच्चाई के साथ उसका वर्णन करना होगा। वही कवि बता रहा है कि लोग अपना ही उपहास करते रहते हैं, अपना ही मलिन उपहास करते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तो कभी कहता तब भी आप कह रहे हैं कि मैं अपने दुर्बलताएं अपने आप कहूं, आपके सामने रखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। और कभी कहता है क्या मेरी इस आत्मकथा को सुन करके आपको सुख मिलेगा? जब आप देखोगे कि मेरी जीवन रूपी गगरी तो खाली है, पूरा घड़ा मेरा खाली है, तो आपको किसी प्रकार से सुकून नहीं मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। फिर कभी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ही अपने को खाली करने वाले समझो, मेरे जीवन का घड़ा जो खाली है, कहीं ऐसा ना हो उसके लिए आप अपने आप को ही उत्तरदायी समझो। और यह आप समझो कि मेरी जो खुशियां थी उनको लेकर के आपने अपने जीवन की खुशियां भरी हैं। यह विडंबना हरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कभी कह रहा है कि विडंबना ही होगी, ये विरोधाभास ही होगा कि मेरा जीवन जो इतना सरल है उसका वर्णन करके मैं अपनी ही हंसी उड़ाऊं, इस जीवन की हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। और कभी कहता है मैं अपने जीवन में मेरे द्वारा क्या भूले की गई और मुझे प्रवंचना माने धोखा, मुझे दूसरे लोगों ने क्या धोखा दिया उसको मैं दूसरे लोगों को दिखलाऊं, दूसरे लोगों के सामने रखूं। यह उचित नहीं होगा। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। फिर कभी कहता है कि उज्ज्वल माने सफेद, अच्छी गाथा माने कहानी, अपने जीवन की मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा कैसे मैं गाऊं, किस प्रकार से लोगों के सामने रखूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अपने परिवार के साथ मैं खिलखिला करके जो हंसता था उन बातों को लोगों के सामने मैं रखूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। फिर कभी कहता है कि मुझे वो सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देख करके मैं जाग गया था। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जो आलिंगन में आते आते मेरे करीब आते आते मुस्कुरा करके जो मुझसे दूर चला गया। दोस्तों जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन दुखद रहा। जयशंकर प्रसाद ही नहीं, छायावादी के जो स्तंभ है, चारों लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा। इन्होंने दूसरों के जीवन को बनाने का और बनाया भी बहुत अच्छा प्रयत्न किया, इनका जीवन दुखद था। तो इनकी जयशंकर प्रसाद जी की शादी हुई, एक बार शादी हुई, इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रही, फिर उन्होंने शादी की, फिर इनकी पत्नी ने इनका साथ छोड़ दिया। तीसरी बार भी शायद इन्होंने शादी किया था और वो पत्नी इनके साथ नहीं रही, अर्थात उन लोग देहावसान हो जाता था किसी न किसी कारण से। तो इनका जीवन दुखद रहा। वही कवि बता रहा है कि आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके वो अपने पत्नी के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। अरुण कपोल, उस अरुण माने लाल, कपोल माने गाल, मेरी पत्नी के लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, उसके लाल गालों से ही, उसकी सुंदरता से ही अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी माने प्रेम करने वाली, उषा माने सुबह, प्रातः काल का सूर्य, अनुरागिनी प्रातः काल सूर्य की लालिमा। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, प्रातःकालीन
सूर्य की जो लालिमा होती है, वह लालिमा वो मेरी पत्नी के सुंदरता से प्राप्त करती थी, अपने लिए प्राप्त करती थी। निज सुहाग मधुमाया में सुहाग चिन्ह होता है, सिंदूर के लिए आता है, सिंदूर भी लाल होता है, उसी से कभी उसकी तुलना कर रहा है। निज सुहाग, अपने सौंदर्य, अपना सुहाग मधुमाया में उस मेरी पत्नी से प्राप्त करता था। उसकी स्मृत पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृतियां ही पाथेय बनी हुई हैं। पाथेय माने पथ का संबल, पथ में काम आने वाली चीजें। थके पथिक की पंथा की, पथिक माने यात्री जो थक गया है उसके रास्ते का संबल बनी हुई है। कैसे? प्यारे बच्चों, क्या होता है, जैसे कोई भी आदमी है, मान लीजिए वो आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ कल्पना उसने की थी आपके बारे में, तो जब भी आप आगे का अपना जीवन बिताते हैं तो उसकी यादों के सहारे बिताते हैं कि उनकी यह कल्पना थी। वही हो सकता है कभी की पत्नी ने सोचा हो कि आप बहुत बड़े कवि बनो, तो कभी कह रहा है वो भले मेरे साथ नहीं है, उसकी स्मृतियां हैं, उसकी यादें हैं जो वो सोचती थी, और उसी से मैं संबल प्राप्त करता हूँ और जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, थकता नहीं हूँ, अपने दुखों को भूल जाता हूँ। उसकी स्मृत पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। इसको आपको और मैं ऐसे भी समझा दूं, जैसे आप लोग सचिन तेंदुलकर के जीवन से परिचित होंगे। जब वो शतक मारते थे, अर्धशतक मारते थे तो ऊपर देखते थे, तो एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि इसका क्या राज है, तो उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूं, उनका सपना था बचपन से, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, क्रिकेट खेलने लगा तो मेरे साथ नहीं रहे, भगवान ने उन्हें अपने साथ बुला लिया। तो मैं जब भी कुछ अच्छा काम करता हूँ, शतक या अर्धशतक मारता हूँ, तो ऊपर देखता हूँ, पिताजी देखिए मैं आपके सपनों को पूरा कर रहा हूँ। तो यही उनका पाथेय है, उनके क्रिकेट के सफर का पाथेय है। पिताजी ऊपर से देख रहे हैं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूं कि जिससे उनको कष्ट पहुंचे, और उनका सपना पूरा हो, ऐसा सोच के बराबर अच्छा काम करते रहते हैं। यही कवि कह रहा है कि उन्हीं उसकी मेरी पत्नी की स्मृतियां ही मेरे लिए पाथेय हैं और मेरा संबल है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सिलाई, सीवन सिलाई को उधेड़ करके मेरी कंथा माने गुदड़ी को क्या देखेंगे। गुदड़ी माने प्राचीन कालों में बहुत पहले लोग क्या करते, जब लोगों के पास इतनी संपत्तियां नहीं थी तो लोग पुराने कपड़ों को एक किसी कपड़े में से, मान लो कोई धोती है, कोई साड़ी है, उसके बीच में रख के सिल देते थे और कथरी काम करता था, उसको बिछा लेते थे। वही है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मेरी गुदड़ी को क्यों देखोगे। देखिए, जब तक उसे सिल दिए, अंदर क्या भरा कुछ नहीं दिखता, आदमी उसके ऊपर लेटा रहता है, उसका यूज करता रहता है। लेकिन अगर उसकी सिलाई को खोल दिया जाए तो अंदर की सभी चीजें बाहर आ जाएंगी, फिर आदमी बहुत बुरा वो लगने लगेगा, फिर आदमी देखेगा, देखिए मैं कहाँ बैठा था। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कभी कह रहा है मेरा तो जीवन छोटा सा है, इसकी कोई बड़ी कथा नहीं है जो मैं आज आप लोगों के सामने रखूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। फिर कभी कह रहा है कि बहुत अच्छा यही होगा कि मैं दूसरों की कथाओं को सुनता रहूं और मौन साध करके अपने काम को करता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा। फिर कभी कहता, अच्छा ये बताओ कि मेरी ये भूली भाली आत्मकथा को सुन करके आप क्या करोगे। सुनकर तुम क्या भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिर कभी कहता अभी समय भी नहीं है और मेरी जो व्यथा है वो थक करके सोई हुई है, उसको सोने दीजिए। मेरा जो कष्ट है वो कम हुआ है, उसको मैं भूला हुआ हूँ, उसको सोने दीजिए। अगर मैं उसका वर्णन करूँगा तो कहीं कहीं वो मेरे दिमाग में याद आएगा। तो ये कविता का भावार्थ था। हो सकता है आपको कोई समस्या आई हो, मैं बहुत अच्छे से न बता पाया हूँ, लेकिन आप कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगा जरूर। और इसके प्रश्नों के उत्तर तो आसान हम इसको कर सकते हैं, अगर आपको कविता का भावार्थ पता होगा कर ले जाएंगे। मैं चूंकि सीबीएसई बोर्ड में बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिनों से कापियों का मूल्यांकन भी करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है आपकी क्या समस्याएं आती हैं। आप कमेंट में डालिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इसके प्रश्नों को उत्तर देखिएगा, अगर समस्या आती है तो उसको भी बताऊंगा। नेक्स्ट में आगे कोशिश मेरी ये है कि जो कविताएं हैं उनका भावार्थ आपको बता दूं, कविता का सार आपको पता रहेगा, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर, चाहे पठित पद्यांश आता है उसका या प्रश्न का उत्तर आप लिख ले जाएंगे। आप परीक्षा में सफलता को प्राप्त करें, अच्छे नंबरों से पास हों, ऐसे शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।